नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं अजीत सिंह राठौर और माँ दुर्गा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, अभी एनसीईआरटी की सीरीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जल के बारे में कि जल की क्या प्रक्रिया है, जल के क्या कार्य हैं, उसके क्या चक्र हैं। पिछले हमने क्लास में पढ़ा था वायु के बारे में। हमने पिछले चैप्टर में वायु के सारे जो उसके रीज़न है, जो उसके क्वालिटी है, जो भी है क्वांटिटी, सब कुछ को हमने क्लियर कर लिया था। इस क्लास में हम पूरी डिटेल में किसके बारे में पढ़ेंगे, जल के बारे में। तो जैसा कि यहाँ लिखा है दोस्तों, आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ लिखा है विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। कब? 22 मार्च। ये ठीक कब मनाया जाता है, कंफ्यूज नहीं होना। नोटबुक यानी कि कॉपी और पेन, आपको कॉपी और पेन साथ में लेके ही क्लास में अटेंड होना है, क्योंकि आपको पॉइंट नोट भी करना है। सिर्फ आप वीडियो देखेंगे तो अगले पल भूल भी सकते हैं। रिवीजन करने में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको क्या करना है, नोटबुक और पेन साथ में रखना है। तो ये तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में आता रहता है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। दूसरा है जल चक्र, कि जल चक्र है क्या, है ना। क्या जल चक्र है क्या? देखिए, जल चक्र को हम एकदम प्रैक्टिकली समझते हैं। आप भी गांव से होंगे, मेरे को पता है, शहर से होंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो गांव का हूं, मेरे को पता है भाई। मैं कभी झूठ नहीं बोलता और यहाँ भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि भाई हम अपने ज़मीन को नहीं छोड़ सकते। हम जहाँ से उठे हैं उसको गर्व के साथ बताएंगे। तो देखिए, मैं आपको कैसे इसको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। क्या है जल चक्र? जैसे आप तालाब देखेंगे, तालाब होता है गांव में, शहरों में तालाब, शहरों में भी बांध होता है। तो जैसे तालाब है कोई, है ना, तो तालाब में देखेंगे गर्मी के दिनों में जब बहुत ज़्यादा सूर्य की किरणें पड़ती है, जब एकदम गर्म माहौल रहता है, पानी भी गर्म हो जाता है, तो क्या होता है, अदृश्य रूप से क्या होता है, जल से भाप निकलता है। क्या निकलता है? जल से भाप निकलता है। और जल से जब भाप निकलता है तो जो भाप है वो कहाँ जाएगा? जल का भाप आसमान में चला जाएगा। जब जल का भाप निकल के, यानी कि जो वाष्पीकरण है, वह वाष्प के रूप में आसमान में, वायुमंडल में क्या हो जाता है, फैल जाता है, जो कि छोटे छोटे वायुकण होते हैं। जब ये क्या होता है, ठंडी, यानी यह एक धीरे धीरे मिलते रहते हैं और एक बादल का रूप ले लेते हैं। जब यह किसी ठंडी मौसम पर मतलब ठंडी मौसम में ठंडी जगह पर जब पहुंचते हैं और पत्थर से या किसी पहाड़ से ठंडे मौसम से इनका टकराव होता है, तो ये जो छोटे छोटे कण हैं आपस में मिलकर बड़े बड़े पानी के बूंद हो जाते हैं। जब ये जल के यानी पानी के बड़े बड़े बूंद बन जाते हैं तो क्या होता है, यह आसमान में नहीं रुक सकता, तो ये पानी के बूंद के रूप में नीचे धरती पे गिर जाता है। तो जब ये धरती पे गिरता है तो फिर वह पानी बहकर नालियों के द्वारा, नदियों के द्वारा, तालाबों में, महासागरों में चला जाता है। जब यह महासागरों में, तालाबों में चला जाता है, उसके बाद फिर यह क्या होता है, सूर्य की अधिक किरणें पड़ती है, फिर ग्रीष्म ऋतु आता है, फिर वाष्पीकरण होता है, फिर आसमान में वह फैल जाता है, फिर वह वर्षा होती है, फिर नीचे आ जाता है। मतलब वह ख़त्म नहीं होता है, जल कभी ख़त्म नहीं होता। वह या बर्फ़ बन जाएगा, वाष्प बन जाएगा, तरल पदार्थ बन जाएगा, लेकिन वह ख़त्म नहीं होता, वह नवीनीकरण होता रहता है, इसमें से उसमें से। उसी को कहा जाता है जल चक्र। उसी को क्या कहा जाता है? जल चक्र। याद रखना, जल की 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। कितने अवस्थाएं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर यूपीएससी के नज़रिए से कि जल की कितनी अवस्थाएं होती हैं। प्रीलिम्स एग्जाम में पूछ भी सकता है। तो इसके 3 अवस्थाएं होती हैं। वाष्प के रूप में भी जल होता है, तरल पदार्थ के रूप में होता है जिसको आप पीते हैं, और बर्फ़ के रूप में भी होता है, बर्फ के रूप में। ठीक, तो जल के मैंने बता दिया कि जल चक्र है क्या। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना, जल चक्र क्या है। फिर आगे देखेंगे कि जल का वितरण। जल का वितरण आज क्या पढ़ रहे हैं, जल का वितरण आगे पढ़ रहे हैं। तो देखो, मैंने पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, वायु का वितरण। तो आप इस क्लास के डिस्क्रिप्शन मतलब कि कमेंट में इस क्लास को देखने के बाद आपको कमेंट करना है कि वायुमंडल में
नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है। चूँकि मैंने पिछले क्लास में पढ़ा दिया है तो आपको ज़रूर पता होगा अगर आप सिंसियर होके पढ़ाई कर रहे हैं। फिलहाल हम यहाँ देखें तो जल का जो वितरण है तो 100% में बर्फ़, जल, वाष्प कौन कौन से रूप में कितने कितने % में जल स्थित है, इसको हम देखेंगे। तो जैसे लिखा है महासागर, पहले क्या लिखा है, महासागर। महासागर जो है इसको कितने % है, 97.3%, यानी कि 97.3%। ये क्या है, महासागर। महासागर है 97.3%, यानी 97.3%। महासागर किसको कहते हैं, जैसे हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, भूमध्य महासागर, ये सारे महासागर हैं जिनमें कितना प्रतिशत है, 97.3% पानी है। यानी कि समझ लीजिए इस विश्व में भूमि से ज़्यादा समुद्र मतलब जल है, जल की मात्रा सबसे ज़्यादा है। बर्फ़ के रूप में जल कितना प्रतिशत है, तो 0.2%। कितना परसेंट है बर्फ़, 0.2%। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था, उसके लिए सॉरी, माफ़ कीजिएगा। मैं क्लियर रूप से बता रहा हूँ। जो बर्फ़ की मात्रा होती है, पानी मतलब जो पानी है वह बर्फ़ के रूप में कितना % होता है, तो जो बर्फ़ है उसमें पानी की मात्रा होती है 0.2%। भूमिगत जल किसको कहते हैं, जो भूमि के अंदर जल स्थित है। लाइक जैसे हम ट्यूबवेल करवाते हैं तो ट्यूबवेल से कौन सा पानी आता है, भूमिगत जल आता है। कुआं से भूमिगत जल प्राप्त होता है। तो ये सब भूमिगत जल के रूप में 0.68% पाया जाता है, यानी 0.68% जल भूमिगत जल होता है। झीलों का अलावड़ जल, यानी कि आप देखेंगे कुछ ऐसे झील होते हैं जो पीने योग्य होते हैं। अलावड़ यानी कि जिसमें नमक की मात्रा, लवण की मात्रा नहीं होती है। इनको हम दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं, इनको हम पीने में अपना उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जो समुद्र होते हैं, समुद्र के पानी को क्या हम पीने में उपयोग कर सकते हैं, नहीं, हम बिल्कुल भी पीने में उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ही खारा होता है, बहुत ही नमकीन होता है। यही तो परेशानी है, यही तो दिक्कत है अपना, कि हमारे सामने पानी है, हमारे सामने पानी का एक बहुत बड़ा सागर है, लेकिन फिर भी हम पीने के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि वह पीने योग्य नहीं है। उसको पहले पीने योग्य बनाया जाएगा तभी हम पी सकते हैं। तो ये एक हमारे देश, हमारे विश्व की, हमारी पूरी पृथ्वी की बहुत बड़ी समस्या है कि सामने है पूरा समुंदर जल का और हम पीने के लिए तरस रहे हैं, प्यास में मर रहे हैं, लेकिन हम पी नहीं सकते, उसका उपयोग कर नहीं सकते। ये बहुत बड़ी दिक्कत है दोस्तों। तो ये हुआ, झीलों में तो जो जल होता है वो पीने योग्य होता है और इसका प्रतिशत है 0.009%। कितना %? 0.009%। समुद्र एवं नमकीन झीलें। अब हमने क्या पढ़ा, पहले पढ़ा कि झील अलवण युक्त, यानी ये पीने योग्य थे। लेकिन अभी जो हम पढ़ेंगे आगे वह बोल रहा है कि समुद्र और नमकीन युक्त झीलें। नमकीन यानी नूनछुर, देहाती भाषा में क्या बोलते हैं, नूनछुर बोलते हैं ना। तो नमकीन तो क्या होता है, कई झीलें, जैसे समुद्र में मैं बताया खारापन होता है, वैसे कई झीलें ऐसे हैं जहाँ नमकीन, वहाँ की जो जल है वह नमकीन है। उसमें नमकीन कहने का मतलब ये नहीं कि आप दुकान से खरीदते हैं वो नमकीन, इसका मतलब ये है कि उसमें खारापन है, उसमें नमक की मात्रा है, उसको हम पीने में उपयोग नहीं कर सकते। ऐसे झील और समुद्र, तो ऐसे झील और समुद्र में जो जल की मात्रा है वह है 0.009%। कितना है? 0.009%। वायुमंडल में जल की मात्रा, देखो वायुमंडल में जल की मात्रा कैसे होगी, वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने पहले बताया था। वायुमंडल में जल की मात्रा कैसे आएगा, तो ये देखिए 0.009%, 0.0019%। ये क्या है? वाष्प के रूप में जल है। वाष्प यानी कि वाष्पीकरण के द्वारा जो जल वायुमंडल में होता है उसकी मात्रा है 0.0019%। नदियों में जल कितना है? तो
तो उसकी मात्रा है 0.001%। केवल 0.0000001% नदियों में जल की मात्रा होता है। ठीक, तो आप समझ सकते हैं कि जो जल है तो नदियों में इतनी मात्रा है। हम सबको मिला दें, सबको कैसे मिलाएंगे? यानी कि नदियों का वायुमंडल, समुद्र व नमकीन झीलें, झीलों का आलावर जल, भूमिगत जल, बर्फ और महासागर, इन सभी को मिलाते हैं तब हमारी जो समुद्र जल की मात्रा है वह होता है 100%। तो आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे हमारे जल बटा हुआ है। हमारा जो विश्व में जल है वह कहीं महासागर में है, कहीं समुद्र में है, कहीं झीलों में है, कहीं बर्फ़ के रूप में है, कहीं वाष्पीकरण के रूप में है, कहीं पीने योग्य है, कहीं पीने योग्य नहीं है। तो ये बहुत बड़ी परेशानी भी है एक तरह से बोलें। देखें आगे क्लास में हम बढ़ते हैं। महासागरीय परिसंचरण, क्या लिखा है? महासागरीय परिसंचरण, यानी इसमें क्या होता है कि जो हमारे सागर है उनकी गतिविधियां क्या है, उनमें कैसी गति होती है, उनकी प्रतिक्रिया क्या है, उनमें प्रतिदिन क्या परिवर्तन होता है। जैसे हम में क्या परिवर्तन, हम क्या करते हैं? रोज़ कपड़ा बदलते हैं, रोज़ खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, काम करते हैं, रोज़ हम कुछ ना कुछ परिवर्तन करते हैं, हमारी जीवन में कुछ ना कुछ दैनिक कार्य चल रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जो समुद्र है, जो महासागर है, तो ये महासागर में क्या परिवर्तन हो रहा है, इनमें क्या एक्टिविटी है, ये क्या सक्रिय कार्य कर रहे हैं। ठीक, तो ये सब क्या है कारण, ये पूछ रहा है। तो हम इसको आगे देखेंगे। तो पहला है तरंग, दूसरा है ज्वार भाटा और तीसरा है धाराएं। जैसे पहले नंबर पे आता है तरंग, मैंने लिखा है ऊपर तरंग पहले नंबर में, जिसमें लिखा है जब महासागरीय सतह, क्या लिखा है? जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता है तो इसे तरंग कहते हैं। कैसे इसको कहेंगे, इसको कैसे समझेंगे? आप देखना कभी महासागर गए हैं कि नहीं, मतलब समुद्र, जैसे गोवा, केरल, तमिलनाडु, इधर गए हैं या नहीं? मैं तो नहीं गया हूँ, आप गए होंगे तो ज़रूर शेयर करना कैसा था। लेकिन मैं बताता हूँ कि होता क्या है। एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन बुक में जो है उसके अनुसार हुआ ये है कि जैसे हम समुद्र में, जो समुद्र के जो तट भाग होता है वहाँ खड़े हैं, तो देखना कभी अचानक क्या होता है, समुद्र से तरंगे उठती है, समुद्र से पानी हमारी ओर आती है। तो जब आती है और फिर कुछ समय बाद वह खींचे हुए फिर समुद्र की ओर चली जाती है। क्या चली जाती है? जल। तो इस आने और जाने की क्रिया को कहते हैं तरंग। उस जल हमारी ओर आती है समुद्र से और फिर चली जाती है हमारी ओर से समुद्र के अंदर। तो ये जो आने और फिर जाने की प्रक्रिया है, इसको क्या बोलते हैं? तरंग कहते हैं। ये तरंग अधिक मात्रा में जब उठती है तो सुनामी का रूप ले लेता है। क्या ले लेता है? सुनामी का। कहते हैं कि 50 मीटर से अधिक ऊंचाई के साथ जब जल की, समुद्र की तरंगे हमारी ओर आती हैं और वह फिर वापस नहीं जाती, वह बढ़ती ही चली आती है, तब उस समय सुनामी आने की संभावना रहती है। ठीक, तो ये तो हुआ तरंगी। फिर है ज्वार भाटा। ज्वार भाटा का क्या है? दिन में 2 बार नियम, दिन में 2 बार नियम से, नियम यानी उसमें वो है अनुशासन है, यानी कम से कम 2 बार वो रेगुलर दिन में होना चाहिए। महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। उठना और फिर गिरना, यानी कि क्या हुआ, समुद्र से क्या होगा, जल उठ के आएगा। मतलब जैसे हम तट पे खड़े हैं तो क्या हुआ, जल, जैसे मैंने पहले बताया, जल हमारी ओर आया, तो जो जल हमारी ओर आ रही है, तो जब वो आने की जो प्रक्रिया है जल का, लहर के साथ आता है। जैसे आप तालाब में भी हैं तो अचानक देखेंगे कभी कभी जल हमारी ओर लहर मारते हैं, फिर वापस अंदर की ओर जाती है। तालाब में भी होता है पर कम मात्रा में। जो समुद्र होता है, जो महासागर होता है, वह महासागर में क्या होता है, अधिक स्पष्टीकरण के साथ, अधिक स्पष्ट रूप से हमको दिखाई पड़ता है। जो तालाब होते हैं उसमें उतनी स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता। तो क्या होता है, जल क्या करता है, हमारी ओर जब आती है, तो जब हमारे ओर आने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं ज्वार। जब हमारी ओर आती है तो देखेंगे हम जैसे खड़े हैं तो हमारे घुटने को या हमारे पंजे को जल भिगो देती है। कैसे भिगो देती है? क्योंकि जल वहाँ से तेज़ी से आती है
और हमारे पंजे को, या जितना अगर ज़्यादा जल आ रहे हैं तो और जांग तक आ सकता है, लेकिन कम आ रहे हैं तो कम से कम पंजे को, घुटने तक तो भिगो ही देती है। तो जो भिगोती है, जो जल आती है और भिगो देती है, उसको कहते हैं ज्वार। और भिगोने के बाद फिर वह जो एक निम्न स्तर, यानी जहाँ तक लास्ट स्टेज तक समुद्र अंदर जल जा सकता है उस स्थान को, यानी कि जो जल है वह समुद्र के अंतिम स्थान तक जहाँ तक वह जा सकता है वहाँ जाता है, उस प्रक्रिया को बोलते हैं भाटा। तो इस प्रकार इसको दोनों को मिला के बोला जाता है ज्वार भाटा। आती है उसको ज्वार, जाती है उसको भाटा, दोनों को मिला देते हैं तो बन जाता है ज्वार भाटा। ठीक, तो इस प्रकार इसको क्लियर करना, कॉपी में नोट करते रहना, क्योंकि बाद में कन्फ्यूज़न हो सकता है। वीडियो भी आप बार बार रिपीट करके देख सकते हैं समझने के लिए, अगर आपको एक बार में क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप नोट बुक रखे हैं और पेन रखे हैं तो आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर है महासागरीय धाराएं। देखिए महासागरीय धाराएं क्या है? निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली धाराएं होती हैं, जिन्हें महासागरीय धाराएं कहते हैं। क्या अर्थ निकला? महासागरीय धाराएं क्या है? देखिए सागर कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा होता है। कितना बड़ा? बहुत बड़ा। यानी कि आप जैसे आप अपने गांव में हैं, मैं जानता हूं आप भी गांव से होंगे, मैं भी गांव से हूं, तो क्या होगा, आप जैसे गांव से हैं ना, तो जब आप अपने तालाब में एक छोर से दूसरे छोर देखेंगे तो आसानी से दिख जाता है। दिखता है कि नहीं? दिख जाता है ना। लेकिन समुद्र में ऐसा होता है क्या? आपको दूर दूर तक कुछ नहीं दिखेगा। महासागर में आपको दूर दूर तक कुछ नहीं दिखने वाला, सिर्फ और सिर्फ पानी दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ समुद्र ही समुद्र दिखेगा, यानी पानी ही पानी दिखेगा चारों ओर। एक और नहीं, अगर आप बॉर्डर में हैं तो हो सकता है आपके पीछे पानी ना हो, लेकिन आगे तीनों ओर पानी ही पानी दिखेगा। ठीक, समुद्र में। तो जब वह पानी पानी दिखता है तो क्या बोल रहा है, एक ओर जब पानी पानी चारों दिखाई देता है तो हर समुद्र में एक ऐसी दिशा होती है जहां उसका बहाव होता है। यानी समुद्र चारों ओर से तो भरा रहता है, लेकिन एक ऐसा दिशा भी होता है, एक निश्चित दिशा होती है जहां समुद्र में हल्का बहाव रहता है। समुद्र का पानी भी एकदम से ठहर के नहीं रहता, कहीं ना कहीं उसका भी थोड़ा बहुत बहाव रहता है। कहा जाता है कि जो इसका बहाव होता है वह अधिकांशतः ध्रुवों की ओर होता है। समुद्र का बहाव कहाँ होता है? समुद्र का बहाव ध्रुवों की ओर होता है। और ध्रुव कितने हैं? उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक, तो इधर क्या करता है? यह बहाव करता है। तो इसका जो बहाव है, समुद्र का जो बहाव है, उसी को कहा जाता है धाराएं। क्या कहा जाता है? धाराएं। यानी जो महासागर की जो एक निश्चित दिशा में जो बहाव है, जिस प्रकार नदी बहती है, नदी बहुत स्पीड के साथ बहती है क्योंकि वह बहुत ऊंचाई से गड्ढे की ओर जाती है, लेकिन समुद्र में ऐसा नहीं होता है, वह बहुत ही स्लो मोशन में होता है। तो उसके वजह से क्या होता है, हमको उतने क्लियरली दिखाई नहीं देता है। ठीक, नदी के जैसे क्लियरली थोड़ी दिखाई देगा, तो उस दिखाई नहीं देने के कारण हमको उतना समझ में नहीं आता। लेकिन मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि उसमें भी एक दिशा होती है जहाँ वह कंटिन्यू बहती रहती है बहुत ही स्लो मोशन में। उस जो बहाव को ही धारा कहते हैं। और चूंकि वह एक महासागर है और महासागर की धारा है, इसीलिए इसको वैज्ञानिकों ने नाम दिया है महासागरीय धाराएं। क्या नाम दिया है? महासागरीय धाराएं। कन्फ्यूज़न कुछ भी नहीं है, एकदम क्लियर टू क्लियर है। ये छोटे छोटे जो डेफिनेशन है, परिभाषाएं हैं, तरंग क्या है, ज्वार भाटाएं क्या है, महासागरीय धाराएं क्या हैं। अब जैसे जल का वितरण हो गया, जल चक्र क्या हो गया, विश्व जल दिवस 22 मार्च, तो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट भी हैं और बहुत ही इजी भी हैं। हो सकता है एग्ज़ाम में ना भी पूछे, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही निम्न लेवल का क्वेश्चन है। पर ये भी हो सकता है पूछ भी सकता है, क्योंकि यूपीएससी एक ऐसा नाम है जो आपसे पूछेगा नहीं कि किस स्तर का क्वेश्चन दे, वह आपसे किसी भी स्तर का क्वेश्चन दे सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए, तैयारी ऐसा होना चाहिए कि स्तर कोई भी हो, क्वेश्चन किसी भी स्तर का हो, आपको नॉलेज उसी स्तर का हो, क्वेश्चन जिस स्तर का हो। ठीक, तो क्या है इसके लिए? प्रैक्टिस, सबसे बड़ा प्रैक्टिस।
प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हैं और मेहनत, प्रैक्टिस और मेहनत अगर आप ये दोनों एक साथ कर रहे हैं तो इसके जैसे आप कई क्वेश्चन आंसर आसानी से याद कर सकते हैं। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आपको याद होने में कोई दिक्कत आती है, जैसे कोई भी चीज़ आप याद करते हैं भूल जाते हैं, तो उसकी एक ही दवाई है, वो है मेडिटेशन। ये हम आज की बात नहीं है, जमाने से मेडिटेशन चला आ रहा है। मेडिटेशन बहुत ही काम की चीज़ है। आप यूट्यूब पर सर्च करके भी देखना मेडिटेशन के बारे में। अगर आपने मेडिटेशन कंटिन्यू करना शुरू कर दिया तो आपकी मेमोरी पावर भी बढ़ेगी, आपके जो मन है वह उस पर आप नियंत्रण कर पाएंगे, आपकी जो थिंक पावर है वह भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से डेवलप होगा। तो आप एक बार ज़रूर उसको ट्राई करें। तो इस क्लास को अब यहीं ख़त्म करते हैं, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।